आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, बोर के क्वांटीकरण की शर्त को लिखिए। डी ब्रॉगली की परिकल्पना स्थायी कक्षा की व्याख्या कैसे करता है, यह भी समझाइए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या होगा। हमारे पास जो बोर का क्वांटीकरण का शर्त होता है वह क्या होता है कि बोर ने एक अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। उसकी अभिवृत्ति में हमें संभवतः जो दूसरा जो अभिवृत्ति मिला था, यानी कि बोर का द्वितीय परिकल्पना या अभिगृहित हमको मिली थी। अभिगृहित जो मिली थी वह हमें मिली थी वह हमारे लिए सबसे अधिक उलझन पैदा करने वाला होता है। उनके अनुसार यह कहा गया था कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, यानी कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो कोणीय संवेग होता है वो क्वांटित होता है। अर्थात उन्होंने कहा था कि कोणीय संवेग ln का मान जो रहता है वो NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा बोला था, जहाँ पे उन्होंने n को क्या बोला था, क्वांटित होता है। इसमें n का मान जो है 1, 2, 3 ऐसे करके हम लोग रखते जाते हैं। इस तरह से उन्होंने इसको क्वांटित होता है बोल के बताया था। तो कोणीय संवेग के केवल वही मान ही हम लोग क्यों लेंगे जो कि n का पूर्ण गुणज हो, इसके बारे में हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय बोर द्वारा अपना मॉडल प्रस्तुत किया गया था और उसके जस्ट 10 वर्ष के पश्चात क्या हुआ था कि देखिए जो इनका जो कोणीय संवेग हमको प्राप्त हुआ था, ये जो कोणीय संवेग मिला था, ठीक है, कोणीय संवेग, ये जो कोणीय संवेग मिला था उसमें n जो है वो क्वांटिक नंबर की संख्या को बताता है, h जो है वो प्लांक नियतांक है। ये क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान जो है प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 गुणित 10⁻34 जूल सेकेंड प्लांक नियतांक का मान होता है, ठीक है। 2 पाई यहाँ पे एक नियतांक है। तो उन्होंने बोर की द्वितीय अभिक्रिया में उन्होंने बताया कि जो कोणीय संवेग होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं, उनका जो कोणीय संवेग होता है वह क्वांटित होता है, ठीक है, यह उन्होंने बोला। तो इस कथन को 10 साल बाद फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुईस दी ब्रॉगली ने, यानी कि इसके जस्ट 10 साल बाद क्या हुआ था, 1923 में लुईस दी ब्रॉगली नाम के भौतिक वैज्ञानिक ने, जो फ्रांसिस के थे, ठीक है, उन्होंने दी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि हम लोग इस परिकल्पना को क्यों ना सिद्ध करने की कोशिश करें। और हम लोग जो दी ब्रॉगली की जो इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग कण जैसी प्रकृति के तरंग के बारे में हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। दी ब्रॉगली ने हमें क्या दिया था, द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन की तरंग के लक्षण बताए थे, ठीक है, यानी कि द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन की तरंग के लक्षण हमको बतलाए थे, ठीक है। डी ब्रॉगली ने हमको तरंग के लक्षण के बारे में बतलाया था। तो अगर हम लोग इसी से आगे बात करें, ठीक है, इससे हम लोग अगर आगे बात करें तो डी ब्रॉगली ने यह जो प्रदर्शित करने की कोशिश की कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परितः घूम रहे हैं वो एक डोरी में अनुप्रस्थ या फिर अप्रगामी तरंगों के जैसे कार्य करेंगे। डी ब्रॉगली ने यह बताया कि जो द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन के तरंग के लक्षण हैं वह नाभिक के परितः गति कर रहे हैं, वे एक कण तरंग के रूप में देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को कण तरंग के रूप में देखा जा सकता है। तो उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, उनके नाभिकीय मॉडल से समझते हैं। दी ब्रॉगली ने तर्क दिया कि इलेक्ट्रॉन को बोर द्वारा प्रस्तावित उसकी वृत्तीय कक्षा, ठीक है, परमाणु की वृत्तीय कक्षा
के कण तरंगों के रूप में देखा जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने इसका ही उदाहरण के लिए बताया कि डोरी में गमन करती तरंगों को सदृश कणों की तरंगों की अनुनादी अवस्थाओं में अप्रगामी तरंग उत्पन्न करती है। यानी कि डोरी में कैसी तरंगें उत्पन्न होती है, उन्होंने यह बताया कि अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है, उन्होंने यह बताया। ठीक है, तो इसका वो प्रयोग उन्होंने क्या किया, नाभिकों के ऊपर किया। ठीक है, तो जो अप्रगामी तरंग होती है वो क्या होती है, कुछ निश्चित स्थानों पर क्या करती है, निश्चित स्थानों पर निश्चित कणों का कंपन जो रहता है सबसे कम होता है अर्थात शून्य होता है, तथा कुछ निश्चित स्थानों पर कणों का कंपन जो है वो सर्वाधिक होता है, वो होती है अप्रगामी तरंग। तो हम लोग देख लेते हैं कि अप्रगामी तरंग कैसे दिखती है। ठीक, अप्रगामी तरंगें कुछ ऐसी होती है जिनका कंपन कुछ स्थानों पे जो रहता है शून्य रहता है, तथा कुछ स्थानों पे कण का कंपन अधिक होता है, फिर से शून्य होता है, फिर अधिक होता है, फिर कम होता है, फिर अधिक होता है। इस तरह से उनके कण का हमको कंपन जो है कम ज्यादा निश्चित स्थानों पे मिलते रहता है। तो अप्रगामी तरंगे जो है कुछ इस तरह से हमको दिखलाई पड़ती हैं। तो उन्होंने हमें डोरी में अनुनाद की अवस्थाओं में अप्रगामी तरंग उत्पन्न होने के बारे में बतलाया था। ठीक है, अब अगर उन्होंने इसको आगे हमें बताया कि किसी निश्चित तनी डोरी में विभिन्न स्थानों पर क्या हो जाता है, घर्षण के कारण उनमें अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं तथा उनके विभिन्न तरंग दैर्ध्य को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से केवल वही तरंगे विद्यमान रहती हैं जिनके सिरों पर निस्पंद होता है। यहाँ पे जो निस्पंद का मतलब है, निस्पंद का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज को छानते हैं, यानी कि उनमें से जो कोई द्रव या ठोस है या उनमें से क्या कर सकते हैं, हम कणों को अलग कर देते हैं और बाकी चीजों को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो किसी में मिलावट रहती है, उसमें से हम लोग जो उसके कण होते हैं उसको अलग कर देते हैं और बाकी बचे पदार्थ को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे निस्पंद का अर्थ हम लोग बोल सकते हैं छानना या फिर अलग अलग पृथक करना। ठीक है, तो उन्होंने यह बताया कि जो डोरी में अप्रगामी तरंगे होती हैं उनमें जिनके सिरों पर निस्पंद होता है कहने का मतलब जो एक निश्चित स्थान पे ही क्या करती हैं, उनका जो कंपन होता है वो शून्य होता है तथा एक निश्चित स्थान पर उनका कंपन जो है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। यही निस्पंद की स्थिति होती है। तो ये निस्पंद वाले जो अप्रगामी तरंग रहते हैं वही डोरी में बनती है। तो इसका अर्थ यह है कि किसी डोरी में अप्रगामी तरंग तभी बनेगा जब तरंग द्वारा डोरी में एक ओर जाने में, यानी कि एक ओर जाने में, ठीक है, तथा एक ओर आने में तय की गई कुल दूरी यानी कि एक बार यहाँ से जाने में तथा एक बार यहाँ से आने में जो तय की गई कुल दूरी होगी वो एक तरंग दैर्ध्य या फिर दो तरंग दैर्ध्य अथवा किसी पूर्णांक संख्या के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि उन्होंने यह कहा कि जो यह तरंगे हैं, ठीक है, इनके एक बार जाने में तथा एक बार इनके वापस उसी में आने में, ठीक है, एक बार जाने में और एक बार वापस आने में एक तरंग दैर्ध्य यानी कि एक तरंग दैर्ध्य के बराबर एक तरंग दैर्ध्य या फिर दो तरंग दैर्ध्य या फिर कोई पूर्णांक संख्या कोई पूर्णांक संख्या के बराबर तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि एक बार उनके जाने में और एक बार आने में हमको जो एक तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी वह पूर्णांक संख्या के बराबर होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने हमें बताया। फिर उन्होंने तरंग दैर्ध्य की संख्या को बराबर होना आवश्यक कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तरंग दैर्ध्य की तरंगों में परावर्तन के पश्चात देखो इनका पूर्णांक संख्या होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो तरंग दैर्ध्य की संख्या होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो है एक बार में परावर्तन के पश्चात क्या करती है, व्यतिकरण करती है। ठीक है, तो व्यतिकरण होगा तो व्यतिकरण होने से उनके आयाम में शीघ्रता से क्या हो जाएगा, शून्यता प्राप्त होगी। अगर देखिए ये तरंग दैर्ध्य एक बार इस तरह से जाता है, ठीक है, ये हमको इतना क्या मिलता है, एक तरंग दैर्ध्य के मान के बराबर मिलता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे पास तरंग है तो जितना उच्चिष्ट बिंदु का भाग होता है उतना हमको क्या दिखाता है, एक तरंग दैर्ध्य दिखाता है। ठीक है, तो ये जो तरंग दैर्ध्य है अगर यह पूर्णांक नहीं होगा तो जब इनमें व्यतिकरण होगा,
ठीक है। परावर्तन के पश्चात व्यतिकरण होगा। देखिए जब ये क्या है, इस तरह से हमारा धनात्मक कला संबद्ध है, ठीक है। अगर हम लोग इसके तरंग दैर्ध्य के बराबर पूर्णांक संख्या ना लें, अर्थात हम लोग इसके कला के विपरीत तरंग यहाँ पे ले लें, तो इन दो तरंगों का परावर्तन के पश्चात व्यतिकरण होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उच्चिष्ट में जा रहा है तो ये तरंग जो है वो निम्निष्ट में जा रहा है। जब ये दोनों तरंगे मिलेंगी तो हमें जो परिणामी व्यतिकरण मिलेगा उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने, जो डी ब्रॉगली था, उन्होंने इस बात को पूर्णांक संख्या और बोर के क्वांटीकरण संख्या के बारे में यह अवधारणा दी कि जो तरंग दैर्ध्य जो है वो एक बार आने में और एक बार जाने में जितनी दूरी तय करेगा उतना ही मान जो रहेगा वो बराबर होना चाहिए n के, ठीक है। यानी कि क्वांटीकरण संख्या के, जैसे कि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस तरह से वह बढ़ते जाएगा तरंग दैर्ध्य की संख्या के बराबर में, ठीक है, कि तरंग दैर्ध्य कितनी बार आया और कितनी बार गया। तो उसके हिसाब से उन्होंने यह बताया कि अगर यह n के बराबर ना हुआ, क्वांटीकृत संख्या के बराबर ना हुआ, तो उससे व्यतिकरण से हमको शून्य तरंग दैर्ध्य या फिर शून्य आयाम जो है हमको प्राप्त होगा, शून्य आयाम प्राप्त होगा तरंग के लिए, ठीक है। तो यह बात उन्होंने बताई तथा उन्होंने इसको यहाँ पे उन्होंने यह बताया कि यह जो नाभिक है, इसमें जो नाभिक से लेकर के एक तरंग दैर्ध्य के बीच की जो दूरी थी, उन्होंने उसको त्रिज्या बोला, परमाणु की त्रिज्या बताया, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या बताया जिसको उन्होंने Rn से प्रदर्शित किया, क्योंकि हम लोग एक परमाणु के लिए नहीं, परमाणु के अंदर स्थित सभी कक्षाओं के लिए देखें तो उसमें तो n कक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है। और ये एक कक्षा है तो हम लोग इसको R बोल देंगे, इसके बाहर में और भी कक्षाएं होंगी तो उनमें भी तो इस तरह से तरंग बनेंगे। तो उन्होंने इन कक्षाओं के लिए बोला तो उसको Rn बोला। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, परमाणु से नाभिक की जो त्रिज्या है, यानी कि नाभिक से उस कक्षा की जो दूरी है वह बढ़ते जाएगी। तो हम लोग n कक्षा के लिए अगर लें तो उन्होंने उस परिधि पर, यानी कि जो n कक्षा वाली जो त्रिज्या है, Rn त्रिज्या की nth की कक्षा में परिक्रमा करने, यानी कि nवीं कक्षा में परिक्रमा करते किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा परिधि में तय की गई कुल दूरी क्या होगी, उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी, ठीक है। क्यों तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी, देखिए यहाँ पे ये जो नाभिक है, अगर हम लोग इसको इसकी पहली कक्षा माने तो इस पे जो तरंग जो है, इस तरह से जो हरे लाइन वाली तरंग है, ये पूरा इस तरह से आते हुए क्या कर रहा है, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। और ये दूसरा है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन भी होगा, वो भी अपनी गति चालू करेगा और इस तरह से वह भी अपनी गति को पूर्ण करेगा एक निश्चित समय के बाद। तो इस समय में जो तरंग का तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, जो तरंग का तरंग दैर्ध्य है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यही उन्होंने डी ब्रॉगली ने बोला। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं, जो कि उसके परिधि के बराबर होगा। कैसे परिधि के बराबर होगा, क्योंकि ये तरंग यहाँ से चालू हो रही है और पूरी परिधि की परिक्रमा करते हुए क्या कर रहा है, ये वृत्ति गति करते हुए वापस यहीं पे आके खत्म हो रहा है। इस तरह से यह भी वैसे ही कर रहा है, इसीलिए इसके परिधि के बराबर तरंग की दूरी होगी, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा। जो परिधि में वह तय कर रहा है वह दूरी, कुल दूरी जो क्या हो जाएगी, परिधि की कुल दूरी, जो तरंग वह जा रहा है, ठीक है, परिधि की कुल दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हम लोग जानते हैं परिधि की कुल दूरी जो होती है वो 2πr, और हम लोग nवीं कक्षा के लिए ले रहे हैं तो ये हो जाएगा Rn के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि जो परिधि की कक्षा को पूरा करेगा, ठीक है, वही उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा और पूर्णांक के बराबर होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि वह पूरी परिधि को ही पार कर रहा है, ठीक है, तो कि उतना उसका तरंग दैर्ध्य और यह पूर्णांक के बराबर है, इसलिए यहाँ पे n का गुणा हो जाएगा। और ये nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए है, इसलिए हम लोग इसको n लैम्डा लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो n का मान है वह 1, 2, 3 इस तरह से हम लोग इसको आगे रख सकते हैं। इस तरह से यह आगे क्वांटीकृत संख्या की तरह बढ़ते जाएगा। अब देखिए किसी वृत्त की कक्षा में जिसके लिए n बराबर 4 हो, एक प्रगामी तरंग का कण जो है, ठीक है, वो किस तरह से हो जाएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, कि किसी वृत्तीय कक्षा में जिसके लिए n बराबर 4 हो, ठीक है, जिसके परमाणु में n की कक्षा जो है 4 है, तो उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो परिधि की कुल दूरी होगी, ठीक है, तो इस सूत्र से अगर हम लोग आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा 2π, ठीक है, और ये हो जाएगा Rn तथा ये हो जाएगा 4l, जहाँ पे l हमको यह प्रदर्शित करता है कि वो
जो कक्षा है, ठीक है, जो nth कक्षा है यानी कि nवीं कक्षा है में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, यानी कि ये जो L है वो हमको क्या दिखा रहा है कि nवीं कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो L का मान है, ठीक है, L का जो मान है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लैंक नियतांक और उस इलेक्ट्रॉन गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि प्लैंक नियतांक बटा उस इलेक्ट्रॉन के संवेग के बराबर होता है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है एक v वेग से गति कर रहा है, ठीक है, तो प्रकाश की चाल से बहुत कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक होता है तो जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो प्रकाश की चाल के 1/10 गुना के बराबर होती है, ठीक है। तो उसका जो संवेग हमको प्राप्त होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग हमको प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे mvn, क्योंकि वो nवीं कक्षा में गति कर रहा है इसीलिए उसका वेग जो है वो vn से दिखाएंगे। m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, लैम्डा बराबर यहाँ पे यह डी ब्रोगली की अभिकल्पना से हम लोग इसको ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा h बटे mvn। इस हम लोग संवेग के सूत्र से इसको हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे संवेग के सूत्र इस वाले से हम लोग इसको रख रहे हैं जो कि इसके तरंग दैर्ध्य के लिए हमको यह मान बतलाएगा। तो देखिए हमको तरंग दैर्ध्य के लिए ये वाला समीकरण प्राप्त होगा डी ब्रोगली की अभिगृहीति के अनुसार, ठीक है, Vn के बराबर, ठीक। ये इसका क्या है, संवेग है और ये प्लैंक नियतांक है। प्लैंक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻34 जूल, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आगे इस तरंग दैर्ध्य के सूत्र के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा था इसी सूत्र को हम लोग यहाँ वाले इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। इस समीकरण में रख देंगे क्योंकि हमको तरंग दैर्ध्य का मान मिल गया। इसको हम लोग समीकरण A बोल देते हैं और इसको हम लोग समीकरण B बोल देते हैं, ठीक है। तो अब समीकरण A तथा समीकरण B से हमको क्या तरंग दैर्ध्य का यहाँ से सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में क्या दिया था, 2πRn, ठीक है। इसका जो मान था वो हमारा कितना था, क्वांटीकृत संख्या और प्लैंक नियतांक बटे उसके संवेग के बराबर था जो कि mvn है। हम लोग nवीं कक्षा के लिए ले रहे हैं इसीलिए। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि हम लोग इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे और इस पूरी को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो हम लोग त्रिज्या की यहाँ से गणना कर सकेंगे। तो देखिए ये जो हम लोग नियतांक है उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो हमारा परिवर्तित मान है उसको हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा mvn, संवेग को हम लोग यहाँ पे ले आए और rn को भी हम लोग रख लेते हैं क्योंकि त्रिज्या जो है बदलते रहेगी, जिस कक्षा में आएंगे उस कक्षा की हम लोग को त्रिज्या लेनी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा nh बटा 2π, इतना हमको मान ये प्राप्त होगा, ठीक है। और ये n जो है हमको क्वांटीकृत संख्या के बारे में बता रहा है। m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, Vn जो हमको nवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेग के बारे में बताया, Rn जो है वो त्रिज्या है, ठीक है। अब यह बोर द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का क्वांटम प्रतिबंध है, ठीक है। यह हमको क्या दे रहा है कि जो हम लोगों को बोर द्वारा प्राप्त क्वांटम प्रतिबंध था जो द्वितीय अभिग्रही से हमको प्राप्त हुआ था, ये वाला, ठीक है, कोणीय संवेग वाला, ये हमको ये प्रदान कर रहा है, ठीक है। इस समीकरण से हमको देखिए हमको बोर ने यह समीकरण दिया था उसके कोणीय संवेग के लिए और हम लोगों ने अभी डी ब्रोगली की सहायता से हम लोगों ने इसका मान यहाँ पे निकाला nवीं कक्षा के लिए जो कि ये है, ठीक है। इस तरह से ये हमको प्राप्त हुआ। इतना ही मान हमको वहां पे भी प्राप्त हुआ था, इस संख्या के बराबर हम लोग को ये नया मान मिला डी ब्रोगली से और वहां पे हम लोग को कोणीय संवेग के मान से प्राप्त हुआ था जो कि डी ब्रोगली की द्वितीय अभिगृहीति को बताता है जो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का क्वांटम प्रतिबंध था, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर का जो विविक्त कक्षाओं की व्याख्या करने के आधार पर था, ठीक है। यानी कि हम लोग को यहाँ पे जो डी ब्रोगली की
तरंग दैर्ध्य के या द्रव्य तरंगों के माध्यम से यह पता चलता है कि यह समीकरण जो है हाइड्रोजन परमाणुओं में ऊर्जा स्तर तथा उनकी विभिन्न कक्षाओं की व्याख्या करने के आधार पर था। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली की परिकल्पना थी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की बोर द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अभिग्रही के लिए व्याख्या जो प्रस्तुत की थी वह इस तरह से सिद्ध होती है। और इलेक्ट्रॉन की क्वांटीकृत कक्षाएं जो होती हैं तथा जो ऊर्जा की स्थितियां होती हैं, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग की प्रकृति और कारण होते हैं, केवल अनुनादी प्रगामी तरंग की अव्यवस्थित रहता है। ठीक है, अनुनादी तरंग की प्रवृत्ति के बारे में हमको बताता है। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने सिद्ध किया कि जो क्वांटीकृत हम लोग को संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, वह पूर्णांक के रूप में होगी और हमें यहाँ से जो बोर की द्वितीय अभिग्रही थी उसके संबंध में जो हमको समस्या उत्पन्न हो रही थी उसको डी ब्रोगली ने सिद्ध कर दिया। तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।